दोस्तों नमस्ते। आजकल देश में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता को बदलकर इंडी अलायंस की सत्ता को लानी चाहिए, ऐसा प्रवाह बनाया जा रहा है और हर कोई ये दावा कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार को गिराया जाए। दावा बहुत बड़ा है, बढ़िया है, हर एक को लगना चाहिए कि मैं सत्ता में आ सकता हूं। लेकिन एक सवाल एक सामान्य नागरिक के हिसाब से मन में आता है, सामान्य नागरिक की तरह सोचे तो मन में आ ही जाता है, और वो सवाल है, चलो हटा दिया नरेंद्र मोदी को, पल भर के लिए मान लो चलो हटा दिया, लेकिन सरकार कौन सी पार्टी बनाएगी? कौन सी पार्टी सरकार बनाएगी? अब जब चुनाव होते हैं और कोई पार्टी सरकार बनाने की क्षमता में होती है तो उसका मतलब होता है कि कम से कम उसे 350 के आगे सीटें लोकसभा में मिले, 275 के आगे सीटें मिले, बहुमत तो मिले, चलो 2/3 नहीं, बहुत बड़ा भी नहीं, 275 278 इतनी सीटें तो कम से कम मिल जाए और वो पार्टी सत्ता बना ले। मतलब स्पष्ट बहुमत जिस पार्टी को मिलना है वह पार्टी सत्ता में आ जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर गठबंधन बनाना पड़ता है, जोड़ तोड़ करनी पड़ती है, इसके थोड़े उसके थोड़े, इससे थोड़े मांग के लो, उससे थोड़े मांग के लो। नरसिंह राव ने कैश फॉर वोट किया था, वैसे कुछ खरीद लो, झामू मोह के खरीद लेते उन्होंने, उस पर बड़ा विवाद चला था। ऐसे बहुत सारी घटनाएं चलती रहती है। राजीव गांधी के चुनाव के बाद वीपी सिंह, उसके बाद चंद्रशेखर, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी, उसके बाद देवेगौड़ा, फिर इंद्र कुमार गुजराल, पीवी नरसिम्हा राव, फिर अटल बिहारी वाजपेयी और फिर मनमोहन सिंह की 2 बार, ऐसे 8-9 प्रधानमंत्री होके चले गए। क्या इन प्रधानमंत्रियों को स्पष्ट बहुमत मिल पाया था? गठबंधन वाली सरकार ही चलाते थे। और क्या हुआ देश में ये हम सब जानते हैं। न जाने कितने स्कैम हुए, न जाने कितने दंगे हुए, बम विस्फोट हुए, मुंबई में बम विस्फोट, अहमदाबाद में बम विस्फोट, दिल्ली में बम विस्फोट, गृह मंत्री को कपड़े बदलने के कारण बदलना पड़ा। एक गृह मंत्री कपड़े बदलता है इसलिए उस गृह मंत्री को बदल दिया इस देश ने। एक तो मुख्यमंत्री होटल में जहां बम धमाका हुआ था, जहां धमाके हुए थे, गोलीबारी हुई थी, वहां पे फिल्म प्रोड्यूसर को लेकर गए इसलिए उसको बदला गया। एक गृह मंत्री ने राज्य के तो बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी हादसे होते रहते हैं ऐसा कहा, इसलिए उसको बदल दिया। हमने देखा कि जब जब भी ऐसी सरकारें आई है तब तब देश में अस्थिरता की स्थिति आई है। मैं ये दावे के साथ इसलिए कर रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाली सरकार 10 साल चल रही है, एक भी बम विस्फोट नहीं हुआ है, एक भी कौमी दंगा नहीं हुआ है। ये जान लो आप, ये फर्क होता है। अब जो पार्टियां सरकार बनाना चाहती है वो क्या स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो इतनी जगह सीटें लड़ रही है? जरा देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी अपने ही उत्तर प्रदेश की पूरी सीटें नहीं लड़ पा रही है। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, समाजवादी पार्टी कम से कम 80 तो लड़े नहीं, आधी तो लड़े नहीं, 37 जगह पर समाजवादी पार्टी लड़ रही है। अब कहाँ 37, कहाँ 278 280, कहाँ मेल बैठने वाला है? समाजवादी पार्टी का प्रधानमंत्री बनने वाला नहीं है। चलो राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद यादव को देख ले। क्या लालू प्रसाद यादव बिहार की समस्त 40 सीटों पर लड़ रहे हैं? नहीं, वहां पर भी आधा अधूरा लड़ाई चल रहा है। 20 कुल मिलाकर सीटें वो लड़ रहे हैं। मतलब लालू प्रसाद भी 20-22 के आगे नहीं है। ममता बनर्जी जो तृणमूल कांग्रेस चलाती है, जो इंडी की घटक दल है, वो कितनी सीटें लड़ रही है? लगभग तृणमूल की 42 सीटें पश्चिम बंगाल में लड़ी जा रही है। पश्चिम बंगाल की सारी सीटें वो जरूर लड़ रही है, लेकिन आधा, बहुमत से आधे भी नहीं है, बहुमत से पौने भी नहीं है।
25% सीटें भी नहीं लड़ रही है बहुमत के जो चाहिए, वो 25% भी नहीं, उससे भी कम 12.5 होगी शायद, 12.5%। और ये चले हैं सरकार बनाने। मतलब तृणमूल को वोट देना मतलब देश की सरकार को वोट देना नहीं है, समाजवादी पार्टी को वोट देना मतलब देश के सरकार बनाने वाले को वोट देना नहीं है, अखिलेश को वोट देना मतलब देश की सरकार बनाने वाले को वोट देना नहीं है। चलो चले आते हैं अपने महाराष्ट्र में। यहाँ उद्धव ठाकरे की शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे मशाल लेकर लड़ रही है चुनाव, 21 सीटें लड़ रही है। अब ये कुल मिलाकर कितने हुए? 6.5% भी नहीं होते हैं बहुमत के। अब उद्धव ठाकरे चले हैं देश का प्रधानमंत्री तय करने। उद्धव ठाकरे से भी आधा सीटें लड़ रहे हैं शरद पवार की पार्टी, कुल 10 बस। मतलब सीटें मिली 10, शरद पवार का खेल बस। अब इसमें लड़ेंगे कितने, जीतेंगे कितने और जाके प्रधानमंत्री बनेंगे कैसे? यूं ही नहीं कहा था देश के प्रधानमंत्री ने शरद पवार को भटकती आत्मा, यूं ही नहीं कहा था। हालांकि नाम नहीं लिया था मोदी ने, फिर भी लोग ही चल कहने लगे कि ये बनाएंगे ये बनाएंगे। केजरीवाल को ले लीजिए, 10-12 के आगे गिनती नहीं जाती। शरद पवार जितनी ही सीटें वो लड़ रहे हैं, 1-2 कम ज़्यादा होंगी। अगर हम पॉलिटिकल पार्टियां जो इंडी के प्रमुख दल है, चलो दक्षिण में जाइए। दक्षिण में डीएमके कितना लड़ रही है, एडीएमके कितना लड़ रही है, इनकी सीटों को भी देखा जाए तो 20-25 के आगे नहीं जा रहे। इंडी का कोई भी घटक दल ममता बनर्जी को छोड़कर 40 सीटों को क्रॉस नहीं कर रहा है, कोई भी घटक दल। अब ये 40 के नीचे जो चुनाव लड़ रहे हैं, मतलब डीएमके, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे, आम आदमी पार्टी, इन 10-12 पार्टियों को भी मिलाया जाए, इनकी सीटों को भी मिलाया जाए, कांग्रेस को अलग छोड़कर इंडी गठबंधन के सीटों को भी मिलाया जाए, पूरे जितनी लड़ रहे हैं उतने को भी मिलाया जाए तो 200 का आंकड़ा पार नहीं होता है। 200 का आंकड़ा मतलब ये इंडी गठबंधन में कांग्रेस को छोड़कर जितनी पार्टियां लड़ रही है, बड़ी पार्टियां, वो अपने आप के लड़ने वाली सीटों को 200 पार नहीं ले जा रहे हैं। और लोग कहते हैं इनको वोट दे सरकार बनाएंगे, दिल्ली में सरकार बनाएंगे। कहीं हमारा दिया हुआ वोट खाली तो नहीं जाएगा। वोट करते समय इसका ध्यान रखना चाहिए। अब बात करते हैं कांग्रेस की। मुझे तो आश्चर्य इस बात का है कि धीरे 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 कांग्रेस सिकुड़ती जा रही है। इतनी सिकुड़ती जा रही है कि पहले कांग्रेस पूरी की पूरी सीटें लड़ती थी, अपने दोस्त किसी पार्टी को बनाया भी तो 1-2 जगह दे देती थी। अब कांग्रेस दोस्तों ने दी हुई बची हुई सीटों पर लड़ रहा है। मतलब डीएमके ने कहा हम लड़ेंगे, इतने पे आप लड़ लो, कांग्रेस बोली जी हाँ दे दो। ममता ने कहा मैं नहीं दूंगी, कांग्रेस बोली ठीक है नहीं देंगे तो नहीं देंगे, हम नहीं लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी ने कहा बस इतने ही मिलेंगे यूपी में, आपको ज्यादा नहीं मिलेंगी, ले ली। समाजवादी पार्टी ने जितनी दी उतनी सीटें ले ली। मतलब क्षेत्रीय पार्टियां जितना दे रही है उतने ऊपर लड़ लड़ के कांग्रेस के हिस्से में इतनी सीटें आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी जितनी सीटें जीतने का दावा कर रही है, लड़ने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जितनी सीटें जीतने का दावा कर रही है उतनी तो कांग्रेस लड़ भी नहीं रही है। मतलब भाजपा वाले अब की बार 400 पार बोल रहे हैं, कांग्रेस के पास 400 सीटें लड़ने के लिए नहीं है। भाजपा वालों की तरफ से अन्य लोग जो भाजपा की जय बोलते हैं वो कहते हैं कि 350 से 370 सीट तक बीजेपी जीतेगी। मतलब जो भी आजकल ये आ रहे हैं पर रुझान आ रहे हैं या एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं या जो भी कुछ जनता का कॉल लिया जा रहा है उसमें 350 या 370 तक दिखाई दे रहा है। क्या 350 सीटें लड़ रही है कांग्रेस? उतनी भी नहीं। बहुमत को जितनी जगह प्राप्त कर लेनी चाहिए उतनी जगह पे न कांग्रेस लड़ रही है, ना इंडी के पूरे घटक दल मिलके लड़ रहे हैं।
बड़ी पार्टियों की बात कर रहा हूं मैं, 10-12 पार्टियां जिसे बड़ी पार्टियां कहा जाता है, आम आदमी पार्टी, आरजेडी, जिनके दम पर कांग्रेस कह रही है कि इस बार मोदी को तो हरा ही देंगे, इस बार मोदी को तो देख ही लेंगे। ये बातें जो कांग्रेस वाले कह रहे हैं, क्या वह उतनी सीटें जितनी बहुमत को आवश्यक है उतनी तो लड़ रहे हैं क्या? क्या इंडी के गठबंधन के तो लड़ रहे हैं क्या? अगर लोगों के सामने जाकर वोट देने के लिए विनती करनी है और कहना है कि हम जीत रहे हैं, तो उनकी जीत किस आधार पर वो रख रहे हैं, क्या इसे स्पष्ट कर पाएंगे विपक्ष के लोग? और वहां भारतीय जनता पार्टी तो आंकड़े गड़े ही गड़े जा रही है, 350, 370, अब 302 तक वो है ही है, उसके बाद 350 की बात, कोई 70 की बात, कोई 400 की बात कर रहा है। मतलब जो जीतने का दावा है उतने लड़ने के भी नहीं हो रहे हैं और चले हैं देश का सरकार बनाने। अगर इनको वोट मिले और ये जीत कर भी आते हैं तो खंडित जनादेश को लेकर क्या स्थिर सरकार बन पाएगी? अगर नहीं बन पाती है तो लोगों के वोट तो व्यथा ही गए, ऐसा ही कहना पड़ेगा। अब लोग समझदार है, उनको ही तय करना है क्या करना है, किस तरह से वोट करना है। आप समझदार है, आप ही निर्णय ले लीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।